स्टूडेंट्स, अभी के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो केमिकल बॉन्डिंग का है, जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। और एक नया कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है बनाना बॉन्डिंग। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाने वाला इस चीज में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। बट मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि बैक बॉन्डिंग हो रहा है या बनाना बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले बैक बॉन्डिंग के बारे में समझते हैं। तो बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या मैं आपको सुनाता हूँ। बैक बॉन्डिंग का कंडीशन ये है कि जब दो एटम है, एक ए है और एक बी है, जिनके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक, लेकिन एक के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है और दूसरे के पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना बी जो है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, CH2 प्लस और इधर NH2 है, ठीक। तो अगर आपको आइडिया हो, C प्लस एक कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन वो कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बन पे प्लस चार्ज होता है। और ध्यान रखना कि जहां पे कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। इसके पास क्या होता है? वेकेंट p ऑर्बिटल। और n के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है। और डोनेट करने से क्या होता है, तुम देखो ये कोई नया चीज नहीं है, या पहले भी कर चुके, कुछ समथिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये खुद पे क्या बियर करेगा? प्लस चार्ज। और इसने एक्सेप्ट किया तो खुद पे क्या बियर करेगा? माइनस चार्ज। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग से क्या होता है? बहुत स्टेबल हो जाता है, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। लेकिन होता क्या है, बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव तब होता है जब साइज आपका कंपेरेबल, साइज जो है अगर वो कंपेरेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, या सिंपली हम ऐसा बोलते हैं कि बैक बॉन्डिंग तब इफेक्टिव होता है जब दो एटम का साइज कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, और साइज कंपेरेबल होता है। जैसे पहले तो बात करेंगे साइज छोटा होगा, दूसरा बात करेंगे कि साइज कंपेरेबल होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई कंपाउंड है कि जिसके पास यहाँ पे F लगाया हमने, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे बोरॉन, ठीक है। तो बोरॉन के पास मान लेते हैं वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। तो यहाँ पे F के पास लोन पेयर, तो क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा? बिल्कुल होगा। देखो, क्योंकि दोनों ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास 2p है और इसके पास भी आपका 2p, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा और अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन यही काम अगर मैं बोलूं क्या यहाँ पे B और Cl, बोरॉन और Cl, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन का साइज तो आपका पता है छोटा होता है, लेकिन Cl का साइज बड़ा होता है। ये 2p हो गया और ये 3p हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर मैं बोलूं कि BF वाला बॉन्ड है और BCl वाला बॉन्ड है, किसमें बैक बॉन्डिंग होगा ज्यादा इफेक्टिव? तो BF बॉन्ड के बीच में ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि दोनों का साइज 2p और 2p वाला एलिमेंट है। तो नॉर्मली सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना जरूरी है बैक बॉन्डिंग की। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अगली बात, जिसका मैं आपको बोलूं, बताओ अगर यहीं पे मान लो CH2 प्लस था, ठीक है, यहाँ पे एक बार नाइट्रोजन था, एक बार आपका ऑक्सीजन होता मान लो, ठीक है, तो किसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा होता? दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों के केस में बैक बॉन्डिंग होगा, किसमें ज्यादा अच्छा होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज घटता है। ठीक है, यहां से तक साइज क्या होता है? दोनों ही सेकंड पीरियड एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन यहां पे अगर देखें तो साइज लेफ्ट टू राइट मूव करने पे घटता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का साइज कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के साइज में थोड़ा वेरिएशन आएगा, तो बैक बॉन्डिंग दोनों में होगा, लेकिन इनका साइज ज्यादा कंपेरेबल है,
इसीलिए इनमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो ये ओवरऑल बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट एक वन शॉट वीडियो टाइप का बना है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि कितना ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, क्या है सारी बातें। अगला बनाना बॉन्डिंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे ऐसा पाया गया कि जो BH3 का स्ट्रक्चर है, BH3 इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन B2H6। तो पहले BH3 का नाम समझते हैं। BH3 जो कंपाउंड है इसका नाम है बोरेन। BH3 का नाम क्या है? बोरेन। ये अपने डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और ये बनाता है, जो बनता है इसका नाम है डाइबोरेन। देखो B2H6 का जो एग्जिस्टेंस है, ये आपका जो थियरीज थे, ठीक है, बॉन्डिंग की जो थियरी थी, जैसे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हो गया, बैलेंस बॉन्ड थियरी हो गया, इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे आया कॉन्सेप्ट बनाना बॉन्डिंग। तो इसको समझते पहले देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एटॉमिक नंबर इसका 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2p है। जब पता चलेगा इसको कि 3 H आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड फॉर्म में है, जो पेयरिंग वाले फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड फॉर्म में काउंट होगा। ठीक है, अब 3 H आएंगे और 3 बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा पाया गया कि जो बोरॉन है, ध्यान समझो, बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपके 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी आपका बोरॉन जो है, इधर 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड कैसे दिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान समझो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं इसी H के बारे में बताने जा रहा हूं कि होता क्या है कि यहाँ पे बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन H का है। इसको देखो, ये इलेक्ट्रॉन H का है, ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन का। अब होता क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग शुरू हो जाता है इस B और H दोनों के साथ, और इसका भी शेयरिंग B और H दोनों के साथ शुरू हो जाता है। सेम चीज इसके साथ भी और सेम चीज इसके साथ। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर इसने 3 बनाया तो इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, अनस्टेबल, तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काम करता है। अब होता क्या है, ये जो नया टाइप का बॉन्ड बना, अगर इस बॉन्ड को देखा जाए तो नॉर्मल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे मान लो कि अगर A और B के बीच में ये बॉन्ड बनाया हमने, तो A और B के बीच में अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ A और B 2 एटम है, तो इसको बोलते हैं 2 सेंटर। ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा मतलब A और B 2 एटम है, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में। लेकिन यहाँ पे देखो एक नया टाइप का बॉन्डिंग बन गया। इस बॉन्डिंग में क्या दिख रहा होगा, एक नया टाइप के बॉन्डिंग में, कि यहाँ पे 3 सेंटर है, B, H और B। लेकिन अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखा जाए, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1, 2, तो 3 सेंटर है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। और सेम यही चीज यहाँ पे 1, 2 और 3 सेंटर है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसका जो स्ट्रक्चर है देखो ध्यान से, कुछ बनाना जैसा दिख रहा है, ऐसा होता है ना बनाना जैसा का शेप। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं इसका, इसको बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, ये बनाना जैसा शेप का दिखता है। और इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं 3 सेंटर, ऊपर भी और नीचे भी, 1, 2, 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ठीक है, अब होता क्या है इसमें ध्यान समझो, अगर वैसे हम BH3 का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ऐसा कोई दिखता, BH 3H है, तो ये आपका BH3 का स्ट्रक्चर होगा। इनके बीच में एंगल अगर देखो तो 120 है, क्योंकि यहाँ पे जो बोरॉन है, ये जो बोरॉन दिख रहा है आपको, दिस बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, 1 S और 2 P। लेकिन यहाँ पे ये बनाने के लिए जो इसका वेकेंट ऑर्बिटल था, वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू हो कर दिया बॉन्डिंग में। तो अब ये sp2 था पहले, और sp2 होता है प्लेनर, अब ये sp2 नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। ठीक है, तो अब इसका जो ये जो बॉन्ड बना है, ये होगा नॉन प्लेनर, sp3 हो गया।
और sp3 होने से देखो, इसको मैंने बोला ये वेज है मान लो, क्योंकि sp3 होता है टेट्राहेड्रल, तो ये वेज है, तो इसको बोलना मान लो ये डैश हो गया, तो ये वेज हुआ, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया मान लो डैश हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका जो कंपाउंड दिख रहा है, दिस इज नॉन प्लेनर। तो पहले sp2 था, अब sp3 हो गया, प्लेनर के प्लेन से बाहर निकल गया, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात किया जाए कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो ऐसा पाया गया कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, मैंने इसको बोला मान लो A और इसको बोला मैंने B, जो नॉर्मल B और H के बीच का बॉन्ड है, जो नॉर्मल ये जो बनाना बॉन्डिंग वाला बॉन्ड है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है? तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में बॉन्डेड है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में बॉन्डेड है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको कवर करके रखे, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में बात किया जाए तो BH जो बॉन्ड ये वाला A होगा, A विल बी ग्रेटर देन B, पहली बात। अब स्ट्रेंथ इसी का उल्टा हो जाएगा। अगली बात, अब बात करते हैं एंगल के बारे में। अगर मैंने इस एंगल को बोल दिया, ये जो एंगल दिख रहा है, मैंने अगर इसको बोल दिया थीटा, θ1 और इसको मैंने बोल दिया θ2, कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हुआ, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो ये बनाना बॉन्डिंग कौन सा होगा? किसमें? BH3 में। सेम ऐसे ही आपका BCl3 जो है, या सॉरी FeCl3, इसमें भी एक ऐसा ही टाइप का बॉन्डिंग पाया गया, बनाना बॉन्डिंग टाइप का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे होता क्या है, अगर FeCl3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो FeCl में ऐसे आ रहा हूं, 3 Cl है यहाँ पे, ये 3 Cl है, और सेम ऐसे मैं एक और को बना रहा हूं Fe, और ये 3 Cl है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो होता क्या है कि ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इसको डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही टाइप का बॉन्डिंग बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 3 सेंटर तो दिख रहे होंगे, लेकिन इस 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो अगर देखा जाए इस 3 सेंटर के बीच में, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको बोलते हैं ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। कैसा बॉन्डिंग है? 3 सेंटर, दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो FeCl3 जो है, ये भी आपका डायमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। और ऐसे ही ऐसा बोलते हैं कि BeCl2 ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसी बनाना बॉन्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर BeCl2 का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, BeCl2 B, ये 2 Cl, एकदम ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, B इधर 2 Cl, इधर 2 Cl, और ऐसे बहुत सारे BeCl2 के स्ट्रक्चर होंगे। अब होगा क्या, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस B को, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस B को, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस B को, और सेम चीज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगले B को, और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगले B को, ऐसे। और कुछ इसी टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यही होता है आपका बैक बॉन्डिंग। बहुत डिटेल में मैंने देखा, बट एक हल्का सा टच ले लिया कि क्या होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो विद दिस वी एंडेड टुडे, थैंक यू सो मच।